हमारे मस्तिष्क के मध्य में विद्यमान तिलक की भांति अत्यंत रमणीय अपने वाक विद्या के विद्वान भाई तिलक जी को आमंत्रित करता हूँ। आपका अभिनंदन, स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं अच्छा। हेलो डियर, गुड मॉर्निंग। सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया आपने? गुड मॉर्निंग डियर। थैंक यू। आदरणीय प्रिंसिपल महोदय जी और मेरे बहुत आदरणीय श्री सुखवीर सिंह मलिक जी और समस्त स्टाफ मेंबर और प्यारे प्यारे बच्चों, मैं तिलक आज सुबह की सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद आदरणीय मेरे बहुत पुराने मित्र, मेरे दोस्त विक्रम मान जी का, कि जिन्होंने मुझे बोलने का सौभाग्य दिया। आज से पहले पिछले 38 साल से मैं डीडी स्पोर्ट्स या स्टार स्पोर्ट्स अन्य न्यूज चैनल पे कमेंट्री करता हूं और आपने आवाज़ से अंदाजा लगा लिया होगा। और आज मुझे बोलने का जो सौभाग्य मिला, मुझे थोड़ी सी समय मिला, लेकिन जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूं, नाउ लिसन, मेरी तरफ देखिए, लुक एट मी ऑल ऑफ यू। मैं एक फिजिकल टीचर भी हूं, पीडीआई भी, मुझे पता है कि बच्चों को कैसे समझाना है और कैसे मनाना है। तो जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर आपने पहले सुना है तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा सुनिए, अदरवाइज ध्यान से सुनिए। छोटी छोटी 2 कहानियां हैं, जो कहानियां आप सुनेंगे तो डेफिनेटली आप अंधेरे से उजाले की ओर जाएंगे। बहुत पुरानी बात है, एक लड़की का जन्म होता है। जन्म के बाद वो जब लड़की चलने लग जाती है, 3-4 साल की होती है, तो पोलियोग्रस्त हो जाती है। उसके बाद उसकी मम्मी को बहुत चिंता होती है, वो अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर कहता है कि बेटा आपको पोलियो है 100%, आप कभी चल नहीं पाएंगे। ध्यान से सुन रहे हो? उसकी मम्मी डॉक्टर कहता कि आप कभी चल नहीं पाएंगे। उसकी मम्मी कहती नहीं बेटा, तू एक दिन चलेगी। डॉक्टर का ट्रीटमेंट जारी है, घर में मम्मी का प्यार आशीर्वाद वो भी जारी है। कुछ दिन के बाद फिर डॉक्टर के पास जाती है, तो इत्तेफाक से मम्मी ने जो मोटिवेट किया उसको, उसके बाद उस लड़की का 20% 20% पोलियो ठीक हो जाता है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है बेटा आपके पैर में मूवमेंट आ गई है, आप शायद खड़े हो पाएंगे। वो लड़की फिर हताश होती है, फिर मायूस होती है और घर आती है, फिर बोलती मम्मी डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अब नहीं बेटा, तू एक दिन खड़ी होगी, एक दिन चलेगी। क्योंकि उसकी मम्मी का एक ही मकसद था कि अपनी बेटी को मैंने पोलियो से बाहर निकालना है। डॉक्टर के पास फिर जाते हैं, फिर चेकअप होता है, उस लड़की का 50% पोलियो ठीक हो जाता है। डॉक्टर कहता है शुक्र है भगवान का कि आपका 50% पोलियो ठीक हो गया, आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, वरना आप कभी चल नहीं पाएंगे। आप सिर्फ खड़ा होना, चलना शुरू कर दो, ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी आपने। फिर हताश मायूस रोने लग जाती, घर आती है, फिर कहती कि मम्मी डॉक्टर क्या बोल रहा है? अब बेटा कोई बात नहीं, आप 50% ठीक हो चुके हो, इस समय आपकी एज 12 साल की है, आप चिंता ना करो, आप एक दिन खड़े होंगे, चलेंगे और एक दिन आप दौड़ेंगे। वो फिर खुश हुई, क्योंकि मम्मी का आशीर्वाद प्यार से नहीं उसके साथ था। फिर वो डॉक्टर के पास जाती है ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग, जब तक उसकी एज 12 साल की हो जाती है। और डॉक्टर फिर उसका चेकअप करता है, उसका 80% पोलियो ठीक हो चुका होता है, मात्र 20% पोलियो उसका रह जाता है। और वो डॉक्टर के पास चल के जाती है। डॉक्टर कहता है कि बेटा जी आपने ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, वरना आप कभी दौड़ नहीं पाएंगे, आप सिर्फ चल सकते हो। घर आती है, उसकी मम्मी के सामने फिर रोती है। बेटा जी ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं। उसकी मम्मी के सामने वो लड़की फिर रोती है कि मम्मी डॉक्टर क्या बोलता है। उसकी मम्मी एक लाइन बोलती है उसके लिए, जो लाइन आपके लिए बहुत जरूरी है, कि बेटा डॉक्टर की बात को छोड़िए, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कहती हूं कि मेरी बेटी खड़ी हो चुकी है, मेरी बेटी चलने लगी है, मेरी बेटी दौड़ने लगी है, और एक दिन मेरी बेटी इस धरती की सबसे तेज दौड़ने वाली धाविका बनेगी।
तो प्यारे बच्चों, इसी बीच में उसकी एज 14 साल की हो जाती है। ये बखूबी मेरे पूरे लाखों बुआना की टीम आई है। बहुत बड़ा स्पोर्ट्स का हब है उस गांव में, जिस गांव का ये आपका अपना क्लासमेट है। तो बखूबी जानते हैं कि परफेक्ट एज 13 साल के बाद स्पोर्ट्स की शुरू हो जाती है। उसकी मम्मी जब वो चलने लग जाती है और उसकी मम्मी उसको एक कोच के पास भेज देती है, स्टेडियम में जा बेटा प्रैक्टिस करनी शुरू कर दे। डॉक्टर के पास फाइनल जाती है, चेकअप करवाती है, 100% पोलियो नील हो जाता है और डॉक्टर कहता है बेटा ज्यादा स्ट्रेस मत डालना, कभी आपको दोबारा पोलियो ना हो जाए। वापिस फिर आती है, उसकी मम्मी कहती है जा बेटा अब कुछ करके दिखा, मैंने तेरे को जन्म दिया है, लेकिन मैं एक बात चाहती हूं कि आज डॉक्टर की बात को तू नकली साबित कर दे, गलत साबित कर दे। और लोग लड़की जब ट्रैक में जाती है उस समय उसकी एज एक 14 साल की एज होती है। लाइट चल दी, हेलो, हंसना नहीं है। उस समय उसकी एज 14 साल की होती है। बेटा हंसने की जरूरत नहीं है, मेरी आवाज भगवान ने बहुत अच्छी दी है। लेकिन उन्हीं दिनों में एक अंडर 14 प्रतियोगिता होती है और वो लड़की अपने स्टेट की तरफ से जब पार्टिसिपेट करती है, उन्हीं दिनों में जब वो लड़की अपने स्टेट की तरफ से पार्टिसिपेट करती है तो अपने स्टेट में वो 100 मीटर और 400 मीटर में गोल्ड मेडल लेती है। 100 मीटर और रिले में गोल्ड मेडल लेती है। क्या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई? कोई बात नहीं, और गोल्ड मेडल लेती है। फिर उसके बाद उसी दौरान जब वो 16 साल की हो जाती है, उस कंट्री का नेशनल प्रतियोगिता होती है। अपने नेशनल टूर्नामेंट में जैसे अब ये बेटा खेल के आया है, तो अपने कंट्री को जब खेल के अपने स्टेट की तरफ से, मैं तो इस बात से बड़ा खुश हूं कि इस बेटे के सामने सर्विसेज, एयरफोर्स, रेलवे, न जाने कितने बड़े बड़े धुरंधर, और उनको बीट करते हुए, मैं भी एक टीचर हूं, एक मीडियाई हूं, कि शिक्षा जगत के इस बच्चे ने उन सबको बीट करते हुए ये गोल्ड मेडल लिया है। बहुत गनीमत और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जब उस लड़की ने अपने देश के लिए गोल्ड लिया 16 साल की एज में, ठीक 2 साल के बाद जब वो लड़की 18 साल की हुई, 19वें साल में एंट्री की, तो उन्हीं दिनों में एक ओलंपिक टूर्नामेंट होती है। आप सभी जानते हो, जो इस धरती की सबसे बड़ी और सबसे सम्मानित प्रतियोगिता होती है। जब उस लड़की ने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया तो प्यारे बच्चों, 100 मीटर में जब वो लड़की दौड़ी तो 100 मीटर में उसने अपने देश की तरफ से पार्टिसिपेट करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। यह बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उसके लिए। उसके बाद वो 100 मीटर दौड़ती थी, क्योंकि रिले रेस में आप सभी देखते हैं वो ट्रैक 100 मीटर 100 और 100, रिले में 4 धावक होते हैं ना 4। उस लड़की ने आखिरी 400 मीटर, 300 से 400 मीटर का डिस्टेंस के लिए बैटन पकड़ने की तैयारी कर दी। और जब उसने देखा कि उसकी धाविका जिसने 200 से 300 दौड़ना था, उसने उसको बैटन देने के लिए गलती कर दी। बैटन समझते हो ना, बैटन देने के लिए गलती कर दी और इत्तेफाक से गलती से बैटन नीचे गिर जाती है। और उस बैटन नीचे गिरने में साइड से एक बहुत बड़ी एथलीट, जो पिछले ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट थी, जुत्ता हैनी, वो एथलीट साइड से बैटन लेकर दौड़ जाती है। वो लड़की जब तक बैटन उठाती है, स्टार्ट करती है, और आखिर में रिजल्ट क्या आता है, वो लड़की उस जुत्ता हैनी को बीट करके अपने देश के लिए रिले रेस में भी 400 प्लस 100 में भी गोल्ड मेडल हासिल करती है। तो प्यारे बच्चों, उस लड़की का नाम था विल्वा रुवाल्डो फ्रॉम अमेरिका। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, मेरे कहने का भावार्थ यही है कि अगर आपकी कंपनी मजबूत है, अगर टीचर का आशीर्वाद आपके साथ है, मम्मी पापा का आशीर्वाद आपके साथ है, तो डेफिनेटली एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे। लेकिन शर्त एक है कि आपने गलत संगत से, बुराइयों से बचना है। 1 मिनट की एक छोटी सी कहानी और है, इसका भी रिजल्ट सेम निकलेगा। एक बार इस धरती का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन होता है, कोई बताएगा? ईगल सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी होता है। एक बार जंगल में ईगल का घोंसला होता है और ईगल
घोंसला जंगल कटाई शुरू हो जाती है और ईगल अपने घोंसले को शिफ्ट करने के लिए तैयारी कर देती है। लेकिन इत्तेफाक से एक एग, ईगल का एक एग नीचे गिर जाता है। वो नीचे जहां गिरता है वहां दलदल होती है, वो एग फूटता नहीं, उसका कीचड़ होता है, टूटता नहीं, वो बच जाता है। और वहीं पर मुर्गी, हैन मुर्गी घूम रही होती है, वो देखती है कि ये अंडा, वो मुर्गी उस अंडे को उठा के अपने घोंसले में ले आती है। मुर्गी उन दिनों में उसके मुर्गी के 3 अंडे होते हैं, एक अंडा ईगल का हो जाता है, 4 अंडे रखती है मुर्गी, उनके ऊपर बैठ जाती है। आफ्टर सम टाइम उन चारों अंडों से बच्चा निकलता है। तो 3 अंडे किसके थे वो? तो 3 बच्चे किसके हुए? एक अंडा किसका था? तो एक बच्चा किसका हुआ? वेरी गुड। अब वो मुर्गी बाहर निकलती, जैसे ही मुर्गी के बच्चे दाना चुगते, ऐसे ही वो ईगल का बच्चा दाना चुगता। जैसे ही मुर्गी के बच्चे पानी पीते, ऐसे ही वो ईगल का बच्चा पानी पीता। कुछ दिन के बाद वहां पर एक ईगल आ गया। जैसे बाज घूमते ना, तो मुर्गी के बच्चे और ईगल का बच्चा भी देख रहे। ईगल का बच्चा बोलता है, मम्मी मम्मी ये कौन सा पक्षी उड़ रहा है? कि बेटा ये धरती का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी बाज उड़ रहा है। शट अप, आप कभी नहीं उड़ पाएंगे, अपना काम कीजिए। ठीक है मम्मी, सॉरी मम्मी। वो ईगल का बच्चा मुर्गी के बच्चों की तरफ भाग लेता, 4 से 5 फुट उड़ता और जमीन में आ जाता, क्योंकि कंपनी क्या हो चुकी थी? मुर्गी वाली कंपनी हो चुकी थी। फिर कुछ दिन के बाद वो ईगल का बच्चा, वो ईगल फिर आया, फिर कहता है, मम्मी मम्मी ये कौन सा पक्षी उड़ रहा है? बेटा मैंने आपको समझाया है कि ये धरती का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी बाज उड़ रहा है और आप कभी ऐसे नहीं उड़ पाएंगे। दोबारा मेरे से क्वेश्चन किया, बहुत मारूंगी मैं। जबकि वो बच्चा ईगल का था, उसके अंदर खून ईगल का था। वो जब उस बच्चे को, जब उसको बाज को देखता, उसके अंदर वही खून दौड़ता। लेकिन उसकी मम्मी ने उसको डिमोरलाइज किया, उसकी मम्मी ने उसको उड़ने के लिए नहीं बोला। आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि जैसे ईगल मुर्गी के बच्चे उड़ते, उन्हीं की तरह उड़ता, और एक दिन जैसे मुर्गी के बच्चों का जीवन समाप्त हो गया, उन्हीं की तरह उसका भी जीवन समाप्त हो गया। अगली लाइन जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुननी है। अगर उसकी मम्मी मुर्गी उसको बोलती कि बेटा ये धरती का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी बाज है और तुझसे तेज उड़ सकता है, तो डेफिनेटली वो बच्चा उड़ता या नहीं उड़ता? तो प्यारे बच्चों, मैं यही समझाना चाहता हूं आपको कि उड़ान उड़ने के लिए पक्षी को जरूरत होती पंखों की, लेकिन आपको जरूरत जुनून, जोश और जज्बे की है। तो जैसे इस मेरे बच्चे ने जुनून, जोश और जज्बा दिखाया है, तो एक बार फिर मैं चाहूंगा कि इस बेटे के लिए एक बार जोरदार तालियां प्लीज। थैंक यू डियर। बहुत बड़े बड़े आज हिंदुस्तान के 22 स्टेटों में कमेंट्री कर चुका हूं और आज मुझे यहां पर बोलने का सौभाग्य मिला। प्रिंसिपल मैम बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और पूरे स्टाफ का, आदरणीय विक्रम मान जी का, कादर साहब का, और आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। मैं चाहूंगा कि आप इस बात पे अमल कीजिए। दोस्तों मैं तिलक लेता हूं एक विदा, और मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।